गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम देखने वाले द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ श्रीलंका। बेसिकली आज हम क्या कवर करने वाले, श्रीलंका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका इंट्रोडक्शन कवर करेंगे। आफ्टर दैट हम उसके फीचर्स जो है वो कवर करेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू दैट। सो एज आई टोल्ड यू कि आज हम श्रीलंका का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले, तो थोड़ा बहुत श्रीलंका के बारे में जोग्राफिकली हम जान लेते हैं। जैसे कि वी ऑलरेडी नो कि जो श्रीलंका है इट इज अ नेबर कंट्री ऑफ इंडिया। इंडिया का वन ऑफ द नेबर है श्रीलंका। ठीक है, तो जब हम श्रीलंका की बात कर रहे हैं तो जो श्रीलंका का कॉन्स्टिट्यूशन है वो हाईएस्ट लॉ ऑफ द कंट्री है। ठीक है, जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी इज द हाईएस्ट लॉ ऑफ द कंट्री, वैसे ही श्रीलंका का भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हाईएस्ट लॉ है कंट्री का। दैट मीन्स वो सबसे ऊपर आता है, सबसे बड़ा कानून है, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ श्रीलंका। ठीक है, एंड वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस में हेल्प करता है, तो वो बेसिकली गाइड करता है कि श्रीलंका में कैसे गवर्नेंस होगा, मतलब कैसे गवर्नमेंट ऑपरेट करेगी, कैसे क्या सब चीजें होगी, वो चीज वो ऑपरेट करता है। एंड लोगों को क्या क्या राइट्स है, क्या क्या फ्रीडम है, तो वो सब चीजें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कराता है। तो श्रीलंका का जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन है उसे 1978 कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। एंड इसने क्या किया था, इसने एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करा था। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन है, जो 1978 में कॉन्स्टिट्यूशन बना श्रीलंका का, उसने बेसिकली प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी इंट्रोड्यूस किया था। अब ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट ये चीज याद रख लो, जैसे इंडिया में है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो वहां पे जो 1978 का कॉन्स्टिट्यूशन था श्रीलंका का, उसने क्या इंट्रोड्यूस करा, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब ये दोनों फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है वो चीज मैं भी आपको बताऊंगी, बट अभी के लिए हम पहले कुछ फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं श्रीलंका की कॉन्स्टिट्यूशन के। तो हमारा यहाँ पे सबसे फर्स्ट फीचर ही ये आ जाता है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे बोला कि श्रीलंका में जो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, तो यहाँ पर हमने क्या बोला कि यहाँ पे किस टाइप का सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। ठीक है, तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम मतलब क्या होता है, जहां पे एक एग्जीक्यूटिव जो होता है वो हेड ऑफ द स्टेट भी होता है और एज वेल एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है। जैसे कि कहाँ पे और प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, तो यूएस के अंदर प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। वहाँ पे कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वहाँ पे केवल प्रेसिडेंट है जो कि हेड ऑफ द स्टेट भी है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि श्रीलंका में है प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, वहाँ की जो एग्जीक्यूटिव है वो हेड ऑफ द स्टेट भी है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है। अब ये क्या होता है हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ये टर्म्स भी हम समझ लेते हैं। जैसे कि इंडिया की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट है प्रेसिडेंट। ठीक है, एंड यहाँ पर हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है इंडिया में, वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं उनके पास नेमसेक पावर्स होती है, दैट मीन्स उनके पास केवल नाम की पावर्स होती है। जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट के पास नाम की पावर्स है, दैट मीन्स उनके पास क्या पावर्स है, मेनली साइन करने की, कि कोई भी चीज होगी तो उस पर सिग्नेचर चाहिए होते प्रेसिडेंट की, तो वो वाली चीज। ठीक है, एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है उनके पास एक्चुअल पावर्स होती है जो कि वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हेड ऑफ द गवर्नमेंट हमारे कौन है, प्राइम मिनिस्टर। तो कोई भी डिसीजन लेना होता है, कोई भी चीज जो है एग्जीक्यूट करनी होती है, तो वो सब कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर करते हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि आपको जिसका भी नेम जो है न्यूज़पेपर में ज्यादा दिखाई दे, दैट इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट, बिकॉज उनके पास है एक्चुअल पावर्स। तो अगर आप देखोगे तो आपको न्यूज़पेपर में प्राइम मिनिस्टर का नेम ज्यादा दिखाई देगा एज कंपेयर टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या बोला, हमारे इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट है प्रेसिडेंट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं उनके पास नेमसेक पावर्स होती है, केवल नाम की पावर्स होती है, कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ पावर्स दे रखी होती है तो वो पावर्स होती है। बट जो प्राइम मिनिस्टर या जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है उनके पास जो है एक्चुअल पावर्स होती है जो कि वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आई होप आपको हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब समझ में आया होगा। तो अगर ये चीज क्लियर हो गई है तो अब हम वापस से श्रीलंका की कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर पे आ जाते हैं। तो हम यहाँ पे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहे थे, तो हमने यहाँ पर क्या बोला कि यहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, दैट मीन्स यहाँ की जो एग्जीक्यूटिव है प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट भी है एज वेल एज वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है। और यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट किए जाते हैं डायरेक्टली बाय द पीपल, लोग डायरेक्टली प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं एंड उनके पास सिग्निफिकेंट पावर्स होती है, मतलब केवल नेमसेक पावर्स नहीं होती, बहुत इंपॉर्टेंट पावर्स होती है, मतलब एक्चुअल पावर्स भी उनके पास होती है। तो वो चीज़ हमने यहाँ पर बोली।
तो हमने क्या बोला कि श्रीलंका में जो प्रेसिडेंट है उन्हें डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है लोगों के द्वारा, एंड उनके पास सिग्निफिकेंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पावर्स होती है, केवल नेमसेक पावर्स नहीं होती है। एंड यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट है वो एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करती है, एंड वो जो दोनों है प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट वो सब किसकी अथॉरिटी के अंडर होते हैं, तो वो प्रेसिडेंट की अथॉरिटी के अंडर होते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स किसके पास मेन पावर्स है, किसके पास मेन चार्ज है, तो दैट इज विद द प्रेसिडेंट, और वहां उनके अंडर कौन काम कर रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट, ठीक है। तो वो चीज हमने यहाँ पर बात करी। आई होप आपको ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ होगा श्रीलंका की कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। नाउ अब अगर हम यहाँ के लेजिस्लेचर की बात करें, यहाँ की पार्लियामेंट की बात करें, तो यहाँ की जो पार्लियामेंट है वो यूनिकैमरल है, दैट मीन्स वहां पर एक हाउस है। यूनिकैमरल मतलब होता है, यूनि मतलब वन एंड कैमरल मीन्स हाउस। तो यहाँ की जो पार्लियामेंट है वहां पे केवल एक ही हाउस है। इसी से रिलेटेड एक और वर्ड है दैट इज बाइकैमरल, जहां पर दो हाउस होते हैं। जैसे कि अगर इंडिया की बात करो तो इंडिया में जो पार्लियामेंट है उसके दो हाउस है, वन इज अपर हाउस एंड द अदर वन इज लोअर हाउस। बट श्रीलंका की जो पार्लियामेंट है वो यूनिकैमरल है, दैट मीन्स वहां पर केवल एक ही हाउस है, एंड वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो लॉज बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कि वो कानून बनाती है। ऑब्वियसली लेजिस्लेचर का काम ही क्या होता है, लॉज बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पार्लियामेंट होती है इसके मेंबर्स जो होते हैं, दैट मीन्स जो एमपीज होते हैं, एमपीज मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये कौन इलेक्ट करते हैं, लोग इलेक्ट करते हैं, ठीक है। किसके थ्रू इलेक्ट करते हैं, तो एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के थ्रू इलेक्ट किया जाता है। बेसिकली कैसे वोटिंग होती है उसका एक सिस्टम है, उसके लिए मैं एक डिटेल में अलग से शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। बट अभी के लिए इतना समझ लो कि वोट करने का एक सिस्टम है, दैट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। उसके थ्रू लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली एमपीज को इलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर जो पार्लियामेंट है वो क्या करती है, फाइनेंस को कंट्रोल करती है और जितनी भी नेशनल पॉलिसीज है उन्हें अप्रूव करती है। तो ये चीज हमने बात करी अबाउट द लेजिस्लेचर ऑफ श्रीलंका। नाउ टॉकिंग अबाउट द जुडिशरी ऑफ श्रीलंका, तो जुडिशरी एक बार हम देख लेते हैं श्रीलंका की कैसी है, क्या है। तो जो श्रीलंका का कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी करता है एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जैसे कि इंडिया में भी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, मतलब वो डिसीजंस अपने खुद से लेती है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। एंड उस जुडिशरी का क्या काम है, लॉज को इंटरप्रेट करना, मतलब लॉज का क्या मतलब है एकदम सही मतलब निकालना, अपने मन से इंटरप्रिटेशन ना करना बट लेकिन एक्चुअल जो मतलब है वो निकालना, एंड जस्टिस प्रोवाइड कराना टू द पीपल। तो ये काम है जुडिशरी का। तो श्रीलंका में भी सेम वर्क है, सेम फंक्शन है जुडिशरी का, एंड वहां पे भी कैसी जुडिशरी है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। तो श्रीलंका में भी जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है वहां पर, एंड वो क्या करता है, तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स होते हैं उन्हें हैंडल करता है, जितने भी फंडामेंटल राइट्स या अपील से रिलेटेड मैटर्स होते हैं उन्हें वो हैंडल करता है। और भी बहुत सारे कोर्ट्स है वहां पर, जैसे कि कोर्ट ऑफ अपील हो गया, हाई कोर्ट हो गया, मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट हो गया, तो ये सारे कोर्ट्स भी वहां पर है। बट जो हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है तो दैट इज द सुप्रीम कोर्ट। नाउ नेक्स्ट हमारा फीचर आता है दैट इज फंडामेंटल राइट्स। तो जो श्रीलंका का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स गारंटी करता है टू इट्स सिटीजन्स। तो वो क्या क्या राइट्स है, तो फर्स्ट आता है राइट टू इक्वालिटी, सेकेंड इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, right to education and personal liberty, and the last one is protection against discrimination, ठीक है। तो ये कुछ फंडामेंटल राइट्स जो है वो गारंटी करता है श्रीलंका का कॉन्स्टिट्यूशन टू इट्स सिटीजन्स, ठीक है। अब ये नॉर्मल राइट्स है जो आपको समझ में आ ही गए होंगे। राइट टू इक्वालिटी मतलब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, एंड हर चीज इक्वालिटी में होनी चाहिए, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी जेंडर, कलर, रिलीजन एटसेट्रा, ठीक है। तो वो चीज़ हमने यहाँ पर बोली कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो दैट मीन्स लोगों को बोलने का, अपने व्यूज़ रखने का, अपने ओपिनियंस रखने का जो है वो उसकी पूरी फ्रीडम है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, दैट मीन्स यू कैन प्रैक्टिस एनी रिलीजन। राइट टू एजुकेशन एंड पर्सनल लिबर्टी, दैट मीन्स आपको पढ़ने का पूरा अधिकार है, एंड उसके अलावा आपके पास पर्सनल लिबर्टी है। लिबर्टी मतलब पर्सनल फ्रीडम है, ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, की कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, और इन केस अगर कोई भी इनमें से फंडामेंटल राइट्स आपके वायलेट होते हैं तो आपके पास ये पूरा राइट है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाके इस चीज़ की पिटिशन फाइल कर सकते हो।
पिटिशन फाइल करना मतलब काइंड ऑफ कंप्लेन करना, ठीक है। तो सिटीजन्स कैन डायरेक्टली पिटिशन द सुप्रीम कोर्ट इफ देयर राइट्स आर वायलेटेड। अगर उनके राइट्स वायलेट हो रहे हैं, मतलब कोई तोड़ रहा है उनके राइट्स को या कोई छीन रहा है, तो ऐसे में वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज एंड रिलीजन, तो वहाँ पे सिन्हाला और तमिल ये दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है श्रीलंका की, और इंग्लिश को एज ए लिंक लैंग्वेज यूज किया जाता है कि बेसिकली कनेक्ट करने के लिए, नेटवर्किंग करने के लिए जो है इंग्लिश को यूज किया जाता है। और यहाँ पर वैसे तो राइट टू रिलीजन है, अभी हमने जस्ट देखा, ठीक है, दैट यू हैव दैट फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन, बट यहाँ पे एक रिलीजन जिसको फॉरमोस्ट प्लेस दी जाती है, जिसको सबसे ऊपर रखा जाता है, तो दैट इज बुद्धिज्म। तो वो चीज़ हमने बात करी। तो दो लैंग्वेजेस की हमने बात करी, सिन्हाला एंड तमिल, ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस है श्रीलंका की, और एज अ लिंक लैंग्वेज किसे यूज़ किया जाता है, तो इंग्लिश को यूज़ किया जाता है। एंड सबसे फॉरमोस्ट प्लेस पे अगर किसी रिलीजन को रखा जाता है तो दैट इज बुद्धिज्म। एंड उसके अलावा वैसे जो है फ्रीडम है टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन, तो वो चीज़ यहाँ पर बोली गई है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। दैट मीन्स पावर को डिसेंट्रलाइज करा गया है कि एक के पास पावर नहीं दी गई है। श्रीलंका को जो है 9 प्रोविंसेस में डिवाइड कर रखा है एंड सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर रखा है। प्रोविंसेस मतलब काइंड ऑफ आप कह सकते हो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो स्टेट्स। जैसे कि इंडिया में अगर अपन कहते हैं ना बहुत सारे स्टेट्स है, लाइक राजस्थान, लाइक पंजाब, महाराष्ट्र एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो वैसे ही श्रीलंका को भी 9 प्रोविंसेस में डिवाइड कर रखा है और बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर रखा है। और हर एक प्रोविंस की जो है अपनी प्रोविंशियल काउंसिल है, ताकि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। तो ये प्रोविंशियल काउंसिल क्या करती है, ये बेसिकली हेल्प करती है टू एडमिनिस्ट्रेट योर लोकल एरिया। दैट मीन्स सपोज करो अगर मैं बात कर रही हूँ राजस्थान की, तो यहाँ पे एक राजस्थान का केवल एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए एक अलग अपन कहते हैं ना स्टेट गवर्नमेंट काइंड ऑफ चाहिए होती है। तो वैसे ही वहाँ पर हर एक जगह जो है, हर एक प्रोविंस में प्रोविंशियल काउंसिल है, ताकि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सके, मतलब उस एरिया का जो है एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सके। हाउएवर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास सिग्निफिकेंट कंट्रोल है ओवर प्रोविंशियल गवर्नेंस। दैट मीन्स जैसे अपन बोलते हैं ना कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर्स तो है, बट मेन पावर्स किसके पास है, सेंट्रल पावर्स के पास। तो सेम वैसे श्रीलंका में प्रोविंशियल काउंसिल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तो कर लेती है, बट उस पर कौन पूरा कंट्रोल रख रहा होता है, तो वहाँ पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल रख रही होती है। तो वो चीज़ हमने यहाँ पर बात करी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है DPSP, दैट इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जैसे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो है कुछ फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज लिखी हुई है, उसके अलावा कुछ DPSP लिखे हुए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये गवर्नमेंट को गाइड करते हैं क्या चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ हो, सोशल जस्टिस यहाँ पे जो है प्रोवाइड किया जाए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हो, पब्लिक वेलफेयर एंड एजुकेशन हो कि लोगों की भलाई, उनकी एजुकेशन पे जो है गवर्नमेंट फोकस करे। तो ये सारे प्रिंसिपल्स बेसिकली गवर्नमेंट को गाइड करते हैं इन सब चीज़ों को जो है इंश्योर करने के लिए। तो वो चीज़ हमने यहाँ पर बात करी। नाउ लास्ट फीचर आता है अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स मतलब होता है चेंजेस, कि क्या क्या चेंजेस आए कॉन्स्टिट्यूशन में ओवर द टाइम पीरियड, तो वो चीज़ अब हम देखेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस है अमेंडमेंट्स के लिए कि अमेंडमेंट्स कैसे होंगे, कितनी मेजॉरिटी के साथ होंगे, क्या सब चीज़ें होगी, क्या प्रोसेस रहेगा। तो वो सब चीज़ भी जो है श्रीलंका की कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। तो ये अमेंडमेंट्स बेसिकली किस में लाए जाते हैं, लॉज के अंदर हो गए कि कोई कानून बन रखा है उसके अंदर कुछ चेंजेस लाने हो, या गवर्नेंस स्ट्रक्चर में, या किसी भी चीज़ में चेंजेस लाने हो, तो उसके लिए कुछ अमेंडमेंट्स लाए जाते हैं। तो श्रीलंका की कॉन्स्टिट्यूशन में उसके लिए कुछ प्रोविजंस भी लिख रखे हैं कि कैसे अमेंडमेंट्स आएंगे, क्या प्रोसेस रहेगा, कितनी मेजॉरिटी चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए कि स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। तो वो सब चीज़ें जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मैंशनड है। तो इतने सालों में श्रीलंका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अभी तक 21 टाइम्स जो है अमेंड हो चुका है, मतलब चेंज हो चुका है। किस चीज़ के लिए, टू एड्रेस पॉलिटिकल एंड सोशल नीड्स। जो लोगों की नीड्स थी या जो पॉलिटिकल नीड्स थी, उन सारी नीड्स को फुलफिल करने के लिए अभी तक श्रीलंका की कॉन्स्टिट्यूशन को 21 टाइम्स अमेंड करा जा चुका है। बट कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है अमेंडमेंट्स थे, बट इन सब अमेंडमेंट्स में से कुछ अमेंडमेंट्स ऐसे रहे जिन्हें बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर करा गया। तो वो कौन कौन से थे, 13th अमेंडमेंट, 19th अमेंडमेंट एंड द 20th अमेंडमेंट। 13th अमेंडमेंट में क्या हुआ था,
प्रोविंशियल काउंसिल को इस्टेब्लिश करा गया था ताकि पावर को डिसेंट्रलाइज करा जा सके। वर्ड से आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है। सेंट्रलाइज मतलब पावर केवल सेंटर के हाथ में, डिसेंट्रलाइज मतलब पावर्स को डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर 13th अमेंडमेंट में प्रोविंशियल काउंसिल्स को इस्टेब्लिश करा गया सो दैट पावर्स को डिसेंट्रलाइज करा जा सके, ठीक है। 19th अमेंडमेंट में क्या हुआ, प्रेसिडेंट की पावर्स को रिड्यूस कर दिया ताकि इंडिपेंडेंट कमीशंस को स्ट्रेंथन करा जा सके, ठीक है। एंड 20th अमेंडमेंट में क्या हुआ, वो प्रेसिडेंट की पावर्स जिन्हें रिड्यूस करा गया था 19th अमेंडमेंट में, उन्हें वापस से जो है कहीं ना कहीं थोड़ी और ज्यादा पावर्स प्रोवाइड करी गई। तो वही चीज 20th अमेंडमेंट्स में उसे वापस से करेक्ट करा गया, मतलब वापस से जो है 20th अमेंडमेंट में प्रेसिडेंट को ग्रेटर पावर्स प्रोवाइड कराई गई। तो वो चीज हमने यहाँ पर बात करी। तो ये कुछ मेजर इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स थे जो कि लाए गए इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ श्रीलंका। सो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुई होगी। फिर भी अगर आपके कुछ भी डाउट्स रहते हैं, कुछ भी क्वेरीज रहती है, देन यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल योर कमेंट्स। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगती है या थोड़ी बहुत भी यूजफुल लगती है या थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है आपका इस वीडियो से, देन डू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स, बट ओनली इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तब ही आपको आपके फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। एंड अगर आप शेयर कर ही रहे हो, दैट मीन्स आपको थोड़ी यूजफुल लगी है वीडियो, देन डू हिट दैट थम्स अप बटन। And the most important thing, don't forget to subscribe to my YouTube channel for more videos like this. And please वीडियो को पूरी देखने के बाद मुझे फीडबैक ज़रूर देके जाइए कमेंट सेक्शन में, जो भी आपको लगता हो कि क्या चीज़ मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए या मैं कहाँ पर लैग कर रही हूँ या क्या चीज़ मुझे कंटिन्यू रखनी चाहिए, क्या चीज़ मेरी समझ में आ रही है, क्या नहीं आ रही है। तो कुछ भी आपको लगता हो, कुछ चीज़ अच्छी लगती हो, कोई चीज़ बुरी लगती हो, देन डू लेट मी नो ऑल दोज थिंग्स इन द कमेंट सेक्शन। सो या बाय बाय, टेक केयर।